हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और आज हम बात करेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। ये एक जनरल टर्म होता है जो इस्तेमाल किया जाता है उन सारी कंडीशन के लिए जिसमें हमारे जो आर्टेरियल वॉल्स हैं उनकी या तो थिकनिंग हो जाती है और हार्डनिंग हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये 4 पैटर्न होते हैं जिसमें ये अकर करती है। नंबर 1 सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, नंबर 2 मॉन्केबर स्क्लेरोसिस, नंबर 3 आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, नंबर 4 इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस को ही आगे हम डिटेल में बात करेंगे। सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है, फाइब्रोब्लास्टोसिस हो जाती है इन द इंटिमा मीडिया एंड इलास्टिक रीडुप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक स्पेसिफिक फॉर्म है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की। ठीक है, ये इफेक्ट करती है कहाँ पे, प्राइमरली इन द इंटिमा ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रो फैटी प्लेग और एथेरोमास। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की स्पेसिफिक फॉर्म है जिसमें क्या हो जाता है, कहाँ इफेक्ट पड़ता है, मेनली इंटिमा ऑफ द लार्ज एंड मीडियम साइज की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर इफेक्ट पड़ता है। और इसे पहचानते कैसे हैं, इसके अंदर एक फाइब्रोफैटी प्लेग बन जाता है या एथेरोमा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे इन्होंने बताया है कि जैसे एथेरो जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है पॉरेज, refer to the soft lipid rich material in the center of atheroma। और स्क्लेरोसिस मतलब थिकनिंग और हार्डनिंग, referring to the connective tissue in the plaque। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर ये ट्यूनिका इंटिमा है, ये ट्यूनिका मीडिया है, ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, ये जो है एंडोथेलियम शो किया गया है, ये सब एंडोथेलियम, और ये इंटरनल इलास्टिक लेमाइना जो लाइन दिख रही है। ठीक है, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, और अगर इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है तो क्या हो जाता है, पॉलीफ्रेशन ऑफ द इंटिमल कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है ये लिपिड का एक्यूमुलेशन दिखाने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ यहाँ क्या हो रहा है, टिश्यू का ब्रेकडाउन। फिर बात आती है रिस्क फैक्टर इन एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, कुछ इसके अंदर मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ माइनर रिस्क फैक्टर होते हैं। मेजर रिस्क फैक्टर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर है वो आता है एज भी 40 से 60 साल की उम्र में। सेक्स में आता है मेल आर मोर इफेक्टेड, इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन फीमेल। जेनेटिक फैक्टर्स में आता है हेरिडिटरी जेनेटिक डिरेंजमेंट ऑफ द लिपिड लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, या फिर फैमिलियल या फिर रेशियल फैक्टर। ठीक है, मेजर कॉज क्या क्या है इसके, हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, स्मोकिंग। तो हमने 2 कॉज बताया आपको, एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर, दूसरा बताया है मेजर एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर एज बताई सबसे पहले 40 से 60 साल, फिर जेनेटिक फैक्टर में हेरिडिटी, अगर जेनेटिक डिरेंजमेंट है लिपोप्रोटीन का, मेटाबॉलिज्म का, इस वजह से हो सकता है। सेक्स में ज़्यादातर मेल इफेक्टेड होते हैं अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ा हुआ है फीमेल के अंदर। ठीक है, फैमिलियल और रेशियल फैक्टर्स होते हैं। मेजर एक्वायर्ड फैक्टर में हाइपरलिपिडीमिया आता है, हाइपरटेंशन आता है, डायबिटीज मेलाइटस और स्मोकिंग। माइनर क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, माइनर रिस्क फैक्टर सबसे पहले एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, इंक्रीज डेवलपमेंट, जो कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से भी डेवलप होता है। ओबेसिटी दूसरा कॉज है। हार्मोन्स एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी या फिर यूज ऑफ एक्सोजेनस हार्मोन, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, माइनर रिस्क फैक्टर है जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी लीड टू ओबेसिटी। स्ट्रेसफुल लाइफ या टाइप ए बिहेवियर है। इन्फेक्शियस कैलामाइडिया, निमोनिया, हाइपर हर्पीज वायरस की वजह से या फिर साइटोमेगेलो वायरस की वजह से इन्फेक्शन अगर होता है इन सारे से, या फिर ह्यूमोसिस्टिनूरिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्रोथ्रोम्बिक फैक्टर्स की वजह से, या फिर एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है। अब आ जाइए पैथोजेनेसिस। Pathogenesis response to injury following are the event that are involved in the pathogenesis of atherosclerosis। सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी हुई, फिर इंटिमल स्मूथ मसल का पॉलिफ्रेशन होगा, फिर उसके बाद ब्लड मोनोसाइट आते हैं, फिर हाइपरलिपिडीमिया, फिर थ्रोम्बोसिस। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक एक लेके डिस्कस करेंगे। यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और फिर थ्रोम्बोथेरोमेटस प्लेग का, जो शो कर रहा है आउटर कैप कंटेनिंग कोलेजन फाइबर्स। ठीक है,
ये दिखाए गए हैं। कोलेजन फाइबर, स्मूथ मसल सेल्स एंड द इनर कोर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें क्या है, फोम सेल्स हैं और उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, ये जो पड़े हुए हैं। अब एंडोथेलियल इंजरी हुई, उसके बाद सेकंड पॉइंट था इंटिमल स्मूथ मसल पॉलिफरेशन। एंडोथेलियल इंजरी कॉज करता है एडहेरेंस एंड एग्रीगेशन एंड प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन एट द साइट ऑफ एक्सपोज सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। जब एंडोथेलियल इंजरी होती है उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एडहेरेंस होता है, एग्रीगेशन होता है एंड प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन होता है, जहाँ पे हमारा सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू एक्सपोज्ड हुआ है। जब पॉलिफरेशन होता है इंटिमल स्मूथ मसल सेल का एंड प्रोडक्शन होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं किसकी वजह से, बाय द वेरियस साइटोकाइन लाइक इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जो कि कहाँ से रिलीज होते हैं, फ्रॉम द इन्वेडिंग मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, invading monocyte and macrophages by activated platelet at the site of endothelial injury। अब ये जो इंटरल्यूकिन 1 है और ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा जो है, ये क्या करते हैं, लीड टू लोकल सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ फैक्टर। इनकी वजह से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं, कौन कौन से, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है। प्रोलिफरेशन इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एंडोथेलिन रिलीज फ्रॉम द इंजर्ड एंडोथेलियल सेल। इसके अलावा पॉलिफरेशन भी बढ़ता है, किससे, नाइट्रिक ऑक्साइड और एंडोथेलिन जो कि रिलीज होते हैं इंजर्ड एंडोथेलियल सेल से। हमने बताया एंडोथेलियल इंजरी हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी सेल आए, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस। उसके अलावा एडहेरेंस हुआ, क्या बताया था, एग्रीगेशन हुआ, प्लेटलेट्स रिलीज रिएक्शन हुई, साइटोकाइन निकले, इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 1 के अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इन्होंने PDGF एंड FGF फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड TGF ये रिलीज किए। पॉलिफरेशन हुआ जिसकी वजह से माइग्रेशन हुआ और कोलेजन सिंथेसिस हुई बाय द इसकी वजह से इन दोनों के रिजल्ट में क्या हुआ, इंटिमल स्मूथ मसल सेल पॉलिफरेशन हुआ। ये इन शॉर्ट डायग्रामेटिकली इधर आपको थ्योरी में बताया, फिर इसको डायग्राम के तरीके से भी कैसे याद किया जा सकता है वो भी बताया आपको, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। रोल ऑफ मोनोसाइट, मोनोसाइट का क्या रोल है, थर्ड मैंने पॉइंट बताया था पैथोजेनेसिस में, क्या था, रोल ऑफ मोनोसाइट। प्लाज्मा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, जब इनकी एंट्री होगी इनटू द इंटिमा तो इनके अंदर क्या होगा, इनका होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑक्सीडाइज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं, पॉलिफरेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं मोनोसाइट्स को एंड इज रेडियली टेकन अप बाय द स्कैवेंजर रिसेप्टर ऑन द मोनोसाइट, जो कि मोनोसाइट के ऊपर प्रेजेंट है, उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसके अंदर, लिपिड लेडन फॉर्म सेल और एंडोथेलियम से, फिर वो ऑक्सीडाइज होके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होगा, साइटोटॉक्सिक होगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट के बाद इसके अंदर मोनोसाइट के बाद जो हाइपरलिपिडीमिया का क्या रोल है, क्रोनिक हाइपरलिपिडीमिया इटसेल्फ मे इनिशिएट एंडोथेलियल इंजरी एंड डिसफंक्शन बाय कॉजिंग इंक्रीज परमेबिलिटी। एक क्रोनिक हाइपरलिपिडीमिया जो है कि खुद में अपने आप में एक क्या करता है, एंडोथेलियल इंजरी को इनिशिएट करता है और इसका जो डिसफंक्शन है वो किससे कॉज करता है, बाय कॉजिंग इंक्रीज परमेबिलिटी की वजह से। ठीक है, उसके बाद आता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस एंडोथेलियल इंजरी एक्सपोज करता है सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू को, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है एट द साइट। उसके अलावा क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल के अलावा। ठीक है, दिस कॉजेज माइल्ड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इसकी वजह से हल्का थोड़ा बहुत माइल्ड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है, जो कि मिलके क्या फॉर्म करता है, फॉर्म सेल फॉर्म करता है, इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू और थ्रोम्बस प्लेग, जो कि एक थ्रोम्बस प्लेग के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। लीजन इन लार्ज बाय अट्रैक्टिंग फाइब्रिन एंड द ब्लड सेल। अब ये लीजन अपना साइज बढ़ता है, जैसे इसके अंदर फिब्रिन ब्लड सेल मिलते चले जाते हैं जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन करते हैं, विच बिकम अ पार्ट ऑफ द एथ्रोमेटस प्लेग, जो कि खुद एक पार्ट बन जाता है एथ्रोमेटस प्लेग का। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इसके अंदर क्या मिलेंगे, फैटी स्ट्रीक मिलते हैं, एथ्रोमेटस प्लेग, फाइब्रस प्लेग्स भी बोलते हैं जिन्हें, कॉम्प्लिकेटेड प्लेग्स भी मिलते हैं। दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे जो है नॉर्मल है सब कुछ, इंटिमा, एडवेंटिशिया एंड मीडिया। ठीक है, जब फैटी स्ट्रीक आई तो ये क्या है, फॉर्म सेल बन गए, इंटरसेलुलर लिपिड्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब फाइब्रस प्लेग बना तो ये क्या हुआ, फॉर्म सेल्स के नीचे लिपिड कोर आ गया, उसके ऊपर क्या है, स्मूथ मसल फाइबर, और ये क्या है, ऊपर फाइब्रस कैप बनेगा
और ग्राउंड सब्सटेंस एंड कोलेजन फाइबर आएंगे। फिर जब कॉम्प्लिकेटेड लीजन होता है तो उसके अंदर ऐसा होता है कि हेमरेज यहाँ से निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है, कैल्सिफिकेशन होता है। और ये तो सेम है, पिंक वाला जो दिखाया गया स्मूथ मसल्स के लिए। फैटी स्ट्रीक फ्लैट और स्लाइटली एलिवेटेड होगा और येलोइश लीजन होगा। येलो कलर का लीजन जो होगा वो फैटी स्ट्रीक कहलाएगा, स्लाइटली एलिवेटेड होगा या फिर फ्लैट होगा। कंपोस्ट इससे किससे बना होता है? ये बना होता है हमारा फोम सेल से, लिपिड कंटेनिंग स्मूथ मसल सेल से, या फिर कुछ उसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी शामिल होंगे। एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लेग होता है उसके अंदर क्या होते हैं? स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस और टी सेल्स होते हैं। उसके बाद इसके अंदर कोलेजन होगा, इलास्टिक फाइबर होंगे, और इसके अंदर ग्लाइकन्स भी होंगे। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड भी शामिल होगा इसके अंदर। इट हैज़ सुपरफिशियल फाइब्रस कैप, इसके ऊपर एक सुपरफिशियल फाइब्रस कैप होता है जो स्मूथ मसल सेल से और डेंस कोलेजन से बना होगा, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। beneath and to the side of the cap there is a more excellular area containing T cell। उसके नीचे एक थोड़ा और एक बहुत ज़्यादा सेलुलर एरिया होता है जिसके अंदर टी सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। डीप टू द फाइबर कैप अ नेक्रोटिक, अब फाइबर कैप के भी नीचे आ जाए तो एक नेक्रोटिक कोर होता है जिसके अंदर लिपिड, डेड सेल और फोम सेल और फिब्रिन होते हैं। द पेरिफेरी ऑफ द लीजन शो न्यू वेस्कुलराइजेशन, जो पेरिफेरी होती है लीजन की वो शो करती है न्यू वेस्कुलराइजेशन। फिर आ जाइए कॉम्प्लिकेटेड प्लेग पे। कब बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड प्लेग है? वेरियस पैथोलॉजिक चेंजेस दैट अकर इन फुली डेवलप्ड प्लेग्स आर कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड प्लेग। दीज चेंजेस क्या क्या होते हैं? कैल्सिफिकेशन हो जाए, अल्सरेशन हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, हेमरेज हो जाए, या फिर एन्यूरोजमल डायलिटेशन हो जाए। क्लिनिकल फीचर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसकी वजह से? शो करता है स्लो ल्यूमिनल नैरोइंग कॉज, ल्यूमिनल की जो ल्यूमन है जब उसकी नैरोइंग होने लगती है तो इसकी वजह से स्टीमिया एट्रोफी होने लगती है अगर वो स्लो है हमारा, और अगर सडन एकदम से क्लोज हो जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर प्रोपगेशन हो जाए प्लेग का बाय फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बाई या एम्बोलाई, या फिर हो सकता है प्रोपोगेट कर जाए वो आगे, या फिर एन्यूरिज्मल डायलाटेशन भी फॉर्म हो सकता है और वो रप्चर भी कर सकता है। तो आज मैंने आपसे बात करी कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं और कैसे उसकी पैथोजेनेसिस है। उसके अंदर आपसे पैथोजेनेसिस के अंदर कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपसे डिस्कस किए। क्या क्या पॉइंट्स थे? एंडोथेलियल इंजरी थी, उसके बाद इंटीमल स्मूथ मसल पॉलिफेशन, फिर ब्लड मोनोसाइट जो है उनका क्या रोल है, हाइपरलिपिडीमिया का क्या रोल है, थ्रोम्बोसिस का क्या रोल है। और उसके बाद फिर हमने बात की कि उसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं। फिर हमने बात की कि प्रोग्रेशन होगा तो कैसे कैसा देखने को मिलेगा, फैटी स्ट्रीक होंगे तो क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, या फाइब्रस प्लेग बनेगा, या फिर कॉम्प्लिकेटेड लीजन जब होगा तो हमें क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू so much for supporting me.